ही बुनियादी सवाल पर बात करने वाले हैं। सीखना असल में होता कैसे है? मतलब एक क्लासरूम का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए? क्या वो बच्चे के दिमाग से चले, जैसा प्याजे कहते हैं, या फिर समाज और बातचीत से, जैसा वाइगॉत्स्की का मानना था, या क्या ये सब सिर्फ इनाम और आदत का खेल है? और ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है ना? बिल्कुल हर टीचर, हर माता पिता रोज इससे जूझता है। ठीक। आज हम 4 बड़े विचारकों प्याजे, वाइगोत्स्की, स्किनर और थॉर्नडाइक के नजरिए से सीखने की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये चारों एक ही मंजिल तक पहुंचने के 4 अलग-अलग रास्ते दिखाते हैं। तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं। जीन प्याजे, उनका जो मूल विचार है वो ये कि बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं है जिसमें हम ज्ञान भर दें, हाँ बल्कि हर बच्चा जन्म से ही एक छोटा साइंटिस्ट है हाँ, एक नन्हा वैज्ञानिक। जो अपने अनुभवों से दुनिया की समझ खुद बनाता है। इसी को रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। बिल्कुल। और इस नन्हे वैज्ञानिक के दिमाग में जानकारी के लिए समझिए छोटे छोटे फोल्डर्स होते हैं। पियाजे ने इन्हें स्कीमा कहा। जैसे एक बच्चे ने पहली बार 4 पैरों वाला भौंकने वाला जानवर देखा और उसके दिमाग में कुत्ता नाम का एक स्कीमा बन गया, एक फोल्डर। ठीक है। अब जब भी वो वैसा जानवर देखेगा वो उसे उसी फोल्डर में डाल देगा। अच्छा, लेकिन तब क्या होगा जब वो पहली बार किसी बिल्ली को देखेगा? उसके भी तो 4 पैर होते हैं। हाँ, यही तो मजेदार बात है। वो उसे भी कुत्ता वाले फोल्डर में ही डालने की कोशिश करेगा। अच्छा। हाँ, और इसी कोशिश को पियाजे आत्मीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। बच्चा नई जानकारी को अपने पुराने स्कीमा में फिट करने की कोशिश कर रहा है। पर फिर कोई इसे बताएगा कि नहीं, ये बिल्ली है, ये तो म्याऊं करती है, तो वो जानकारी तो पुराने फोल्डर में फिट नहीं होगी। अब क्या? यहीं पर सीखने का असली जादू होता है। इसे पियाजे समायोजन या अकोमोडेशन कहते हैं। जब जानकारी फिट नहीं होती तो दिमाग में एक छोटा सा संकट पैदा होता है। उसे अपने दिमाग को एडजस्ट करना पड़ता है। वो या तो अपने कुत्ते वाले स्कीमा को बदलेगा या फिर बिल्ली के लिए एक बिल्कुल नया फोल्डर ही बना लेगा। अरे वाह! तो इसका मतलब सीखना दिमाग के अंदर एक तरह की रीऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल रीऑर्गेनाइजेशन है। मैं तो इसे हमेशा नई जानकारी जमा करना समझता था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसी संतुलन को पियाजे ने साम्य धारण कहा है। सीखना दिमाग को लगातार अपडेट करने की प्रक्रिया है। ये तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन सीटेट जैसे इम्तिहानों में प्याजे के 4 चरणों से जुड़े सवाल बहुत आते हैं। हाँ, उन पर आते हैं। पहला है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज। ये जन्म से 2 साल तक होती है। इसमें क्या होता है? इस उम्र में बच्चे के लिए दुनिया उसकी इंद्रियों मतलब सेंसेस और एक्शंस तक ही सीमित होती है। चीजों को पकड़ना, मुंह में डालना, देखना, सुनना, बस यही उसका सीखने का तरीका है। और इसी स्टेज के आखिर में वो एक बहुत बड़ी चीज सीखता है, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वो पीकाबू वाला खेल। एकदम सही उदाहरण है। शुरू में उसे लगता है कि अगर चेहरा ढक गया तो वो सच में गायब हो गया। वस्तु स्थायित्व का मतलब ही यही समझना है कि अगर कोई चीज आंखों के सामने नहीं है तब भी वो मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ठीक है, तो 2 साल के बाद क्या? 2 से 7 साल की उम्र में आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ बच्चा सोचना तो शुरू कर देता है, लेकिन उसकी सोच में कुछ मजेदार कमियां होती हैं। जैसे? पहली है आत्मकेंद्रित होना, ईगोसेंट्रिज्म। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा स्वार्थी है, बल्कि ये कि वो ये नहीं समझ पाता कि दूसरे लोग उससे अलग सोच सकते हैं। उसे लगता है जो मैं सोच रहा हूँ वही सब सोच रहे हैं। और दूसरी कमी वो संरक्षण वाली, कंजर्वेशन। वो क्लासिक उदाहरण है जहां एक चौड़े ग्लास का पानी एक लंबे पतले ग्लास में डाल दो तो बच्चे को लगता है कि पानी ज्यादा हो गया है। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ एक पहलू यानी ऊंचाई पर ही ध्यान दे पाता है। तो बच्चा ये जादू कब सीखता है कि पानी उतना ही है? ये जादू होता है अगली स्टेज में, 7 से 11 साल की उम्र में। इसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। हाँ, अब बच्चे की सोच में तर्क यानी लॉजिक आ जाता है। वो संरक्षण समझने लगता है, चीजों को क्रम में लगा सकता है, लेकिन उसका लॉजिक सिर्फ ठोस यानी कॉन्क्रीट चीजों पर ही काम करता है जिन्हें वो देख और छू सकता है। और आखिर में 11 साल के बाद? 11 साल के बाद आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है अमूर्त चिंतन का विकास, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मतलब अब वो आइडियाज के बारे में सोच सकता है, परिकल्पनाओं, सिद्धांतों के बारे में भी सोच सकता है। वो गणित की एक्स और वाई को समझ सकता है,
न्याय और ईमानदारी जैसे विचारों पर बहस कर सकता है। तो पियाजे का सार यही हुआ कि विकास पहले होता है, सीखना बाद में, और बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। लेकिन पियाजे का ये नन्हा वैज्ञानिक बड़ा अकेला लगता है ना? वो अपनी छोटी सी लैब में खुद ही सब कुछ कर रहा है। क्या सीखना इतना एकाकी काम है? यहीं पर लेव वाइगोस्की आते हैं और उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। अगर पियाजे ने बच्चे को एक द्वीप की तरह देखा, तो वाइगोस्की ने कहा कि कोई भी बच्चा द्वीप नहीं है। सीखना एक सामाजिक घटना है। सामाजिक घटना? हाँ, हम अकेले नहीं बल्कि दूसरों के साथ बातचीत से सीखते हैं। उनके लिए समाज, संस्कृति और भाषा, ये तीनों सीखने की प्रक्रिया के दिल में है। अच्छा, उनके सिद्धांत में ZPD का जिक्र बार बार आता है। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये क्या भला है? इसे आप सीखने का जादुई दायरा कह सकते हैं। जादुई दायरा? हाँ, ZPD में वो काम आते हैं जो बच्चा अकेले तो नहीं कर सकता, लेकिन किसी बड़े टीचर या ज्यादा जानने वाले दोस्त की मदद से कर सकता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि असली टीचिंग इसी ZPD में होनी चाहिए। और जो मदद दी जाती है उसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं ना? जैसे साइकिल सीखते समय कोई पीछे से पकड़ता है और जब हम सीख जाते हैं तो वो हाथ हटा लेता है। ये बिल्कुल सही एनालॉजी है। स्कैफोल्डिंग एक अस्थायी मदद या मचान की तरह है, जिसे बच्चे के माहिर होने पर धीरे धीरे हटा लिया जाता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर 40 बच्चों की एक क्लास में हर एक के लिए ZPD पहचानना और उसे स्कैफोल्डिंग देना, क्या ये असलियत में मुमकिन है? यह एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। असल क्लासरूम में इसे लागू करना एक चुनौती है। इसीलिए ग्रुप लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग जैसी तकनीकें यहीं से निकली हैं। अच्छा, मतलब बच्चे एक दूसरे की मदद करें। हाँ, एक टीचर शायद 40 बच्चों पर ध्यान ना दे पाए, लेकिन बच्चे एक दूसरे के लिए ज्यादा जानने वाले दोस्त बनकर एक दूसरे को स्कैफोल्डिंग दे सकते हैं। ये एक अच्छा समाधान है। वाइगोत्स्की ने भाषा को भी बहुत महत्व दिया, जो पियाजे से बिल्कुल अलग था। हाँ, बहुत ज्यादा। उनके लिए भाषा सिर्फ बातचीत का साधन नहीं, बल्कि सोच का एक औजार है। हाँ, आपने छोटे बच्चों को खेलते हुए खुद से बातें करते देखा होगा। हाँ, वो अक्सर बड़बड़ाते रहते हैं। पियाजे ने इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा और इसे महत्वहीन माना, लेकिन वाइगोत्स्की ने इसे प्राइवेट स्पीच कहा और इसे बहुत जरूरी बताया। उनका मानना था कि बच्चा ऐसा करके असल में अपनी सोच को दिशा दे रहा होता है, खुद को गाइड कर रहा होता है। अरे वाह! तो ये प्राइवेट स्पीच बाद में हमारे दिमाग के अंदर की इनर स्पीच बन जाती है। बिल्कुल। बड़े होने पर हम वही काम दिमाग के अंदर बिना आवाज के करते हैं। तो वाइगोत्स्की के लिए 3 शब्द: समाज, भाषा और संस्कृति। और 3 कॉन्सेप्ट्स: ZPD, स्कैफोल्डिंग और प्राइवेट स्पीच। पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों बच्चे के मन के अंदर झांक रहे हैं। लेकिन क्या हम सच में जान सकते हैं कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है? शायद इसी सवाल ने कुछ विचारकों को एक बिल्कुल अलग दिशा में सोचने पर मजबूर किया। और यहीं से व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म का जन्म हुआ। BF स्किनर जैसे विचारकों ने कहा कि दिमाग एक ब्लैक बॉक्स है। हम अंदर नहीं देख सकते, तो चलो सिर्फ उस पर ध्यान दें जो हम देख सकते हैं, यानी व्यवहार। मतलब उनके लिए सीखना दिमाग में नहीं बल्कि व्यवहार में आने वाला बदलाव है। हाँ, और ये बदलाव उसके परिणाम से नियंत्रित होता है। यहीं पर पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट आता है। और यहाँ एक आम गलतफहमी है। कई लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को सजा समझ लेते हैं। इसे साफ करना बहुत जरूरी है। पुनर्बलन का मतलब हमेशा किसी व्यवहार को बढ़ाना होता है, हमेशा। अच्छा। इसके 2 प्रकार हैं। पहला है पॉजिटिव पुनर्बलन, जिसमें हम कुछ अच्छा देते हैं। बच्चे ने होमवर्क किया तो उसकी तारीफ की या चॉकलेट दी। में हम कुछ बुरा हटा लेते हैं ताकि अच्छा व्यवहार बढ़े। जैसे कार में सीट बेल्ट ना लगाने पर टी टी की आवाज आती है, जो बहुत परेशान करती है। उस आवाज से बचने के लिए हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं। यहाँ उस बुरी आवाज का हटना ही नेगेटिव पुनर्बलन है, जो सीट बेल्ट लगाने के व्यवहार को बढ़ा रहा है। ओह, तो दोनों ही मामलों में व्यवहार को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि सजा का मकसद व्यवहार को कम करना होता है। एकदम सही। लेकिन स्किनर का मानना था कि सजा सीखने का अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन क्या ये तरीका बच्चों को सिर्फ इनाम का लालची नहीं बना देगा? मतलब वो सही काम सिर्फ चॉकलेट के लिए करेंगे? ये व्यवहारवाद की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है। ये सिद्धांत क्यों पर नहीं बल्कि कैसे पर ध्यान देता है।
ये व्यवहार को बदलने में बहुत कारगर हो सकता है, लेकिन ये सीखने के आंतरिक मोटिवेशन वाले पहलू की अनदेखी करता है। अब बात करते हैं ए.एल. थॉर्नडाइक के, जिन्हें व्यवहारवाद का जनक भी माना जाता है। उनका सिद्धांत था प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। बिल्कुल। उनका एक बहुत मशहूर प्रयोग था एक भूखी बिल्ली पर। उन्होंने बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया जिसके बाहर खाना रखा था, और अंदर बॉक्स के अंदर एक लीवर था जिसे दबाने से दरवाजा खुल जाता था। तो बेचारी बिल्ली ने शुरू में बहुत हाथ पैर मारे होंगे। हाँ, उसने बॉक्स को नोचा, सलाखों को काटने की कोशिश की, इधर उधर उछल कूद की। ये सब उसकी त्रुटियां या एरर्स थीं। फिर अचानक गलती से उसका पंजा लीवर पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया और उसे खाना मिल गया। हाँ, और जब उसे दोबारा बॉक्स में रखा गया तो उसने फिर से वही सब किया, लेकिन इस बार शायद दरवाजा थोड़ा जल्दी खुल गया। कई बार ऐसा करने के बाद बिल्ली ने ये सीख लिया कि व्यर्थ की हरकतें करने के बजाय सीधा लीवर दबाना है। इसी प्रयोग के आधार पर उन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं ना। हाँ, पहला और सबसे जरूरी है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये कहता है कि अगर किसी व्यवहार का परिणाम संतोषजनक होता है तो उसके दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये तो स्किनर के पुनर्बलन के सिद्धांत का ही मूल आइडिया लगता है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। थॉर्नडाइक का ये नियम ही बाद में स्किनर के काम का आधार बना। और दूसरा नियम? दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये तुम सदियों से सुनते आ रहे हैं। ये वही है, जितना अभ्यास करेंगे सीखना उतना ही मजबूत होगा। और तीसरा है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। ये कहता है कि सीखने वाला जब तक शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार ना हो, उसे सिखाया नहीं जा सकता। ये तो हर टीचर की सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, प्रेरणा और तत्परता सीखने की पहली शर्त है। तो आज हमने सीखने के 4 बिल्कुल अलग-अलग नजरियों को समझा। पियाजे का नन्हा वैज्ञानिक, वाइगोत्स्की का सामाजिक शिक्षार्थी और स्किनर और थॉर्नडाइक का व्यवहार केंद्रित शिक्षार्थी। तो फिर सही कौन है? ये तो चारों एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। और अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो शायद ये एक दूसरे को काट नहीं रहे, बल्कि एक बड़ी तस्वीर के अलग-अलग हिस्से दिखा रहे हैं। सीखना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। कोई भी एक सिद्धांत अकेला उसकी पूरी कहानी नहीं बता सकता। इसका मतलब एक अच्छे शिक्षक को इन सभी सिद्धांतों की समझ होनी चाहिए। एकदम सही। एक प्रभावी शिक्षक असल क्लासरूम में इन सभी का एक मिश्रण इस्तेमाल करता है। वो बच्चे को खुद खोज करने का मौका भी देता है, पियाजे, ग्रुप में काम भी करवाता है, वाइगोत्स्की, सही व्यवहार पर प्रशंसा भी करता है, स्किनर, और अभ्यास के महत्व को भी समझता है, थॉर्नडाइक। तो इन सभी सिद्धांतों को जानना एक टीचर के लिए अपने टूल बॉक्स में और ज्यादा औजार रखने जैसा है। बिल्कुल, ताकि वो सही स्थिति में सही औजार का इस्तेमाल कर सके। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। आज के टेक्नोलॉजी से भरे क्लासरूम में, जहां ऑनलाइन लर्निंग, गेमिफिकेशन और एआई टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, इन चारों में से कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है? क्या एआई एक अच्छा स्कैफोल्डर बन सकता है, या फिर गेमिफिकेशन सिर्फ प्रभाव के नियम का एक नया रूप है? इस पर सोचिएगा जरूर।